शहज़ल को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था नाश्ता करते हुए कि वो इस घर का अब फ़र्द बनने जा रहा है। उसको इज़्ज़त मिली है उस बेटे की तरह जो इस घर का पहले एक हकीकी बेटा था। उसके मरने के बाद कैसी किस्मत उस पे मेहरबान हुई थी कि उसकी शक्ल उस लड़के से ऐसी मिलती थी कि उस खातून रोज़ीना ने उसे अपना बेटा कह दिया था। और जैसे ही वो नाश्ता मुकम्मल कर चुका तो रोजीना अपनी कुर्सी से जैसे ही खड़ी हुई तो नौकर जो पीछे खड़ा था उसने रोजीना की कुर्सी को पीछे किया और रोजीना अपनी बेटी महापारा से बोली, महापारा जाओ और शहज़ल को कपड़े दिखाओ ताकि ये अपना लिबास तब्दील कर ले और इसका ख्याल रखना। जी अम्मी। और उसी वक्त महापारा भी नाश्ता करते करते जब अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई तो वो भी उसी के साथ उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि महापारा की वालदा तो पहले ही जा चुकी थी। नाश्ते की टेबल पे ये सिर्फ दोनों बचे थे जो खामोशी से नाश्ता कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मुलाजिम मौजूद थे जो हाथ बांधे पीछे खड़े थे, इसलिए वो दोनों खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। और मुसलसल शहज़ल के दिल में कई सवालात थे जिनका जवाब मिलना बाकी था कि मैं बेटा तो बन गया हूँ, रहने के लिए ठिकाना तो मिल गया है, लेकिन ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनके बारे में, इस घर के बारे में बहुत सारे सवालात थे। लेकिन शायद वो मुलाजमों के सामने सवाल नहीं पूछना चाहता था। जैसे ही नाश्ता ख़त्म करने के बाद महापारा अपनी कुर्सी से खड़ी हुई तो फौरी तौर पे मुलाजिम ने पीछे से कुर्सी को हटा दिया और ये भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। तो एक मुलाजिम, क्योंकि वो सुन चुका था अब ये बेटा है, तो इसको भी वही प्रोटोकॉल मिला और इसकी कुर्सी को पीछे कर दिया गया। और उसने मुड़ के देखा, मुलाजिम पीछे झुका हुआ था, जैसे महापारा के पीछे वो सर झुका के खड़ा था। महापारा उस कुर्सी से हटी तो उसने कुर्सी को आगे कर दिया। सेम इसी को भी इसी तरह रेस्पेक्ट दी गई। महापारा इसे लेके उस कमरे से, जिसको उसने देखा था एक डाइनिंग टेबल जहां पे लगी हुई थी, जहां पे बैठ के वो खाना खा रहे थे, वो एक चलती हुई राहदारी से गुजर के एक और कमरे में पहुंची और बोली, शहज़ल ये कमरा आज से तुम्हारा है। लेकिन उस कमरे के अंदर खड़े होकर वो इस दरो दीवार को ऐसे देखना शुरू हो गई जैसे किसी यादों में खो सी गई हो। और पूरी दीवार को देखने के बाद उसने अपनी सर को नीचे झुका लिया। शहज़ल बोला, क्या हुआ? वो बोली, भाई की याद ताज़ा हो गई कि कमरा उसी का था, वो इसी कमरे में रहता था, लेकिन आज भी मेरे दिल से मेरा भाई नहीं जा सका। मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। खैर, मैं इस वक्त दुखी नहीं होना चाहती, आओ मैं तुम्हें कपड़े दिखाऊं। और उसने जब उसको उसके भाई के कपड़े दिखाए तो वो हैरान रह गया शहज़ल कि वो इतने ज़्यादा थे और उसी तरह जिस तरह एक नवाब अमीर लोग कपड़े पहनते थे ऐसे ही बहुत ज़्यादा कपड़े थे। उसने कहा, ये तुम्हें पूरे आ जाएंगे, देख लो। और उसने देखा कि हाँ, ये तो बिल्कुल तकरीबन मेरे साइज़ के हैं और अगर कुछ नहीं भी है मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो उसने कहा ठीक है। अब उसको कपड़े मिल गए। उसने महापारा से कहा कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, क्या मैं वॉक कर सकता हूँ? वो बोली, हाँ आओ, हम दोनों इकट्ठे वॉक करते हैं, बल्कि तुम्हें घर भी तो दिखाना है, क्योंकि वो इजाज़त चाहता था कहीं ये फैमिली मुझसे खफा ना हो जाए। तो महापारा उसको उस बड़े से घर के अंदर मुख्तलिफ कमरों को, मुख्तलिफ रूम्स के अलावा उन मुलाजमों के जो पीछे क्वार्टर बने हुए थे उनको भी दिखा रही थी। फ़र्क सिर्फ ये था, ये वाकई एक किला तो नहीं था बादशाहों के दौर की तरह, लेकिन एक पुरानी बनी हुई ऐसी बिल्डिंग थी जिसकी दीवारें काफ़ी बाहर बड़ी थी। उसने पूछा, ये तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कमरे हैं और इतने नौकर चाकर हैं और इसका बड़ा सा गेट है, तो आप तो बहुत अमीर लोग हैं, आपका खानदान क्या है? तो वो बोली, शहज़ल हम एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा कबीला एक बहुत पुराना कबीला है। हमारी जो नस्ल थी वो फ़िरौन की नस्ल में से निकलती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए, ऐसी लड़ाइयाँ पड़ गईं और कुछ ऐसी ताकतें थीं जो शैतानी ताकतें कह लीजिए, इंसान थे, शैतान जो बन गए थे, उनके साथ इस तरह का था क्या करते करते हमें अपनी जान बचाने के लिए ये किला जो है ये बिल्कुल रेगिस्तान में है।
जहां तुम मुर्दा पाए गए थे उससे बहुत दूर वाक़ है। यहां किसी का भी आना जाना नहीं होता। हमारे लिए छुप के रहना यहाँ पे बहुत आसान है। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। नौकर चाकर हैं, कुछ चाहिए होता है तो वो मंगवा लिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं और मेरी वालदा अपने करीबी से मिलने के लिए रात की तन्हाई में, खामोशी में जाते हैं। रात रात का सफ़र करते हैं और उनसे मिल के वापस आ जाते हैं। और उसके बाद हम अपने आप को इसी दरबार, इसी घर में ही रखते हैं, बाहर की तरफ नहीं जाते। इसकी दीवारों को इसलिए बड़ा किया गया है, ना सिर्फ खूनी जानवर जो रेगिस्तान है, वीराना है, या कोई ऐसे जो बड़े से घर को जिनके दिल में लालच और डकैती आ जाती है, चोर डाकू होते हैं, उनसे भी महफूज रहने के लिए इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन तुम चाहो तो हम बाहर भी वॉक कर सकते हैं, आओ मेरे साथ। वो बड़ा सा दरवाज़ा उसके लिए खुलवाया गया और जब वो बाहर गए तो बाकी सही उसने कहा था, चारों तरफ रेत ही रेत थी और रेत के अंदर बना हुआ ये बहुत बड़ा सा घर था जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थीं। उसने पूछा, रेत में ये क्यों बनाया गया? उसने कहा, इसलिए कि जब रेत में कोई आता है तो उसको एक इस हवेली तक, इस घर तक पहुंचने के लिए साजो सामान चाहिए, खाना पीना और रास्ते का भी पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं आता, रेगिस्तान समझ के, इसलिए इसको रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है। लेकिन हम जब निकलते हैं यहाँ से, जिस तरह तुम्हें रास्ते में पाया था, तो एक पूरा हमारा मुलाजिम, हमारे ऊंट और पूरी सवारी का एहतमाम होता है ताकि रास्ते में भी कोई राजन, कोई डकैती की नीयत से, राजनी की नीयत से मिले, उसका भी मुकाबला किया जा सके। और खाना वगैरह भी हम लेके इसी तरह आते हैं। तभी तो हम तुम्हें उठा के लाए थे। और फिर एक पीछे जाके उन्होंने उसको विजिट कराया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एक जिस तरह फ़ौज बनाई होती है, फ़ौज तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ सिपाहियों की तरह के कुछ लोग ऐसे थे जो माहिर थे लड़ने वगैरह में, और ऊंट वगैरह भी रखे हुए थे और कुछ घोड़े भी पाले गए थे। वो उसको इसी तरह महल का सारा विजिट करा चुकी और बातों बातों में उसको अंदाज़ा हुआ कि वो लड़की भी उसकी तरफ जब देखती है तो मुस्कुरा पड़ती है और उसकी आंखों की मुस्कुराहट बताती है कि वो भी उसको पसंद करने लगी है। अब उसको इस घर में रहते हुए, बेटे की हैसियत से रहते हुए, मुलाजमों की तरफ से फुल प्रोटोकॉल मिल रहा था कि वहीं पे एक रात उसने ख्वाब देखा। वो गहरी नींद अपने बिस्तर पे, जो उसके महापारा के भाई का कमरा था, बोसी का कमरा हो चुका था, वो उसी कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था कि रात का पहर किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। उसकी आंख खुल गई, कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा था। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने वहीं से बैठे बैठे पूछा, कौन है? खामोशी छाई रही। फिर से उसने पूछा, कौन है बाहर? फिर से दरवाजा नॉक हुआ और वो उठ के चलता हुआ दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर मुख्तियार खड़ा था। वही उसका दोस्त मुख्तियार जिसकी गर्दन को और धड़ को उस बला ने अलग कर दिया था, वो दरवाजे के बाहर था। जैसे ही उसने उसको दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखा, उसका एकदम से झटका निकला और उसके मुंह से चीख निकली, और जैसे ही झटका निकला उसकी आंख खुल गई। वो एक ख्वाब देख रहा था। ये कैसा ख्वाब था? ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है? हाँ, शायद मैं अपने उस दोस्त मुख्तियार को भूल गया हूं। किस्मत की देवी ऐसी मेरे ऊपर मेहरबान हुई है कि इस घर में आके सारी आसाइशें मुझे मिल गई हैं, खाना पीना लिबास, और मैं बेहतरीन वो हो चुका हूं। लेकिन शायद मैं मुख्तियार को भूल गया था, तभी मुख्तियार मुझे ख्वाब में नजर आया है। फिर एक दिन शाम को वो कमरे में अकेला बैठा था और उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके इर्द गिर्द मुख्तियार ने सरगोशी की हो। वो एकदम से चौंका उस वक्त जब उसके कानों में एक सरगोशी की आवाज थी, और ये आवाज किसी और की नहीं, मुख्तियार की थी। वही मुख्तियार जो मर चुका था, वही मुख्तियार जिसके साथ वो सिनेमा में गया था। और जैसे उसके कानों में सरगोशी आई तो वो चौंक सा गया। ये मैंने किसकी आवाज सुनी है? ये तो मुख्तियार की आवाज है। लेकिन इंसान के अंदर खौफ हमेशा से पाया जाता है, उसके अंदर खौफ सा रहने लगा।
वो अपने माजी को तो भुला चुका था, लेकिन माजी था कि उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वो उस बला को याद करता था, लेकिन वादा कर चुका था उस बला के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। इसलिए वो खामोश तो था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था कि एक रात वो अपने बिस्तर पर सोया और गहरी नींद सोया हुआ था कि तभी उसने एक ख्वाब देखा। मुख्तियार और वो जंगल में जा रहे हैं। फिर से वही मंजर उसको दिखाया गया ख्वाब में जो उसने देखा कि वो दोनों जा रहे हैं। वो एक पत्थर के ऊपर बैठे हैं और पत्थर के ऊपर बैठते ही मुख्तियार खड़ा हो जाता है। सब कुछ उसको वैसा नजर आया और फिर से वो बला उसको फिर से नजर आई। और ना सिर्फ वो भला उसको नजर आई, उसका हुलिया, उसके पर, सब कुछ उसको नजर आया, बल्कि उसने देखा कि उस बला ने उसके दोस्त को सर से और गर्दन से पकड़ के अलग कर दिया और उसको फेंक दिया और उसके बाद उसको पकड़ लिया। वही सारा मंजर। शायद वो डरता था, सोचता था, इस आसाइश वाली जिंदगी में खुश तो था, लेकिन उसके कहीं ना कहीं दिमाग में वो सब चलता रहता था। शायद वो इसलिए ख्वाब में देख रहा था कि तभी उसने देखा उस बला ने उसको छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया कि तुम बताओगे किसी को नहीं। उसने कहा हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो जैसे ही दौड़ रहा था कि तभी उसने ख्वाब में देखा उस बला ने उसके दोस्त मुख्तियार के वजूद को, जो धर और गर्दन नीचे पड़ी थी, उसने पहले उसकी गर्दन को उठाया और अपने मुंह के अंदर डाल दिया। वो बला जिसका वजूद इतना बड़ा था, मुंह तो नजर ही नहीं आ रहा था, बाद में जब वो बोली थी तो मुंह सा नजर आया था, वो इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान की गर्दन, जैसे इंसान कोई मटर का दाना खा के मुंह में डालता है, ऐसे उसने गर्दन को उठा के अंदर दिया और खा गई। और तभी उसने उसके बाकी वजूद को उठाया और इस तरह जैसे इंसान तोड़ तोड़ के किसी चीज़ को खाता है, इसी तरह वो तोड़ तोड़ के उसके धड़ को वो बला खाती जा रही थी। और फिर से वो घबरा कर उठ के बैठ गया। ये कैसा भयानक खौफनाक ख्वाब था। वही बला को मैंने फिर से देखा और वो मेरे दोस्त मुख्तियार के धड़ को किस तरह तोड़ तोड़ के खा रही थी। ये क्या है? वो इतना डर गया कि रात सारी उसको नींद ना आई। अगले दिन उठा, फिर से उसी तरह नाश्ते की टेबल पे रोजीना, महापारा और वो तीनों इकट्ठे ही नाश्ता करते थे। अब वो बिल्कुल उस घर का फर्द बन गया था जिसको तमाम चीज़ें सिखा दी गई थी। जैसे उनका बेटा नवाबों की तरह उठना बैठना और मुलाजिम उनकी देखभाल करते थे, वो भी उसी तरह उठ बैठ रहा था और उन घर के अंदर जो एक असूल बनाए गए थे उनको अपना चुका था। लेकिन महापारा और उसकी मोहब्बत अरूज पे पहुंच गई थी। वो महापारा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था और महापारा भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो महापारा के वजूद के जब करीब होता तो इतना खुश हो जाता कि अपने ऊपर किस्मत की देवी को मेहरबान समझता और उसकी कोई खुशी का ठिकाना ना होता। वो बहुत खुश था। लेकिन जिस रात उसने पहली दफा मुख्तियार को बाहर देखा था दरवाजा खटखटाते हुए, और फिर से उसने देखा था कि एक वही बला उसके दोस्त को किस तरह खा रही है, उस शाम वो इतना डर गया। वो एक आर्टिस्ट था, हमेशा कुछ ना कुछ बनाता रहता था। उस रात पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि मैंने वादा किया है मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे डर लगने लगा है। मुझे नहीं पता, ये किस्मत की देवी मेरे ऊपर मेहरबान हुई, अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, मैं इनके हत्थे चढ़ गया, इन्होंने मुझे इज्जत दे दी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर हर वक्त खौफ रहता है। तभी उसने कागज़ उठाया, पेंसिल उठाई और उस बला का खाका बनाना शुरू कर दिया। वो एक अच्छा मुसव्विर था, तस्वीर बनाने वाला था, गाँव में भी ऐसे ही काम करता रहता था, और उसने एक बेहतरीन एक स्केच बना दिया उसका। उसी बला की आंखें, उसी के पर, उसी के बड़े बड़े हाथ, हाथों के नाखून, उसके वही पाँव और वही उसका पूरा नक्शा। उसका आगे से सर, पीछे आगे से सर गंजा, पीछे से उसके बाल, बर्फ़ की तरह उसकी सफ़ेद आंखें और उसकी थोड़ी आगे निकली हुई, पीछे मुंह ऐसे जैसे पिचका हुआ, नाक उसमें था नहीं, और उसके चमगादड़ की तरह बड़े बड़े पर। उसने सारा कुछ कागज़ पे लिख दिया। उस पर कैसा जनून सवार था, जैसे इंसान हिस्ट्रियाई कैफियत में होता है। उसने एक और कागज़ उठाया, जितना वो जानता था लिखना, उसने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि मैं कैसे अपने दोस्त मुख्तियार के साथ उस जंगल में जा रहा था। जब हम वापस आ रहे थे तो कैसे एक बलान हमें मिली और कैसे उसने मेरे दोस्त मुख्तियार की गर्दन को तोड़ के नीचे फेंक दिया। कैसे उस बला ने मुझे हाथ में पकड़ा हुआ था और उसने मुझे इस शर्त पे छोड़ा, वादा किया कि अगर मैं किसी को ना बताऊं तो मुझे छोड़ देगी, और उसने मुझे छोड़ दिया। और मैंने वादा किया है, मैं वादा निभा रहा हूं। मुझे पता है जिस दिन मैं वादा तोड़ूंगा
मारा जाऊंगा, इसलिए मैं इसको कागज़ में लिख रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कब मारा जाऊं और वो मुझे बला मार दे। अब वो एक खाका भी बना का बना बैठ, उस बला का खाका भी बना चुका और कागज़ पे लिख भी चुका, और उसके दिल में आया, ये मैंने क्या किया है, मैं इसको फाड़ दूं, ये मैंने क्यों किया है। शायद मेरे अंदर खौफ है मुसलसल, कभी मुझे महसूस होता है कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है, कभी मुझे लगता है कोई है जो मुझे घूर रहा है, लेकिन ये लोग तो मुझसे प्यार करते हैं। रोजीना मुझे बेटा समझती है, महापारा मुझसे मोहब्बत करती है, मुलाजिम मुझे उसी तरह एहतराम देना शुरू हो गए हैं जिस तरह पहले इनके बेटे को एहतराम देते थे। मैं इनके घर का फ़र्द हो गया हूँ, लेकिन एक गरीब ख़ानदान से होने की वजह से शायद मेरे अंदर खौफ है, उस बला का खौफ। और फिर एकदम उसके दिमाग में ख्याल आया, कम से कम मैं इस फैमिली को तो बता दूं, ये मेरी माँ बन चुकी है, मैं उसको माँ कहता हूं, महापारा मुझसे शदीद प्यार करती है, कभी इनको पता लगा इनको कितना दुख होगा। मैं किसी और को नहीं बताता, गांव वालों को नहीं बताता, कम से कम इनके साथ तो सच्चाई करो ना, इनको हकीकत बता दूं। और उसने वो कागज फोल्ड किए, फाड़ने के बजाय अपनी जेब में डाल लिए, और उसने फैसला किया, मैं बता दूंगा, मैं आज ही, वो मेरी माँ है और महापारा से मैंने शादी करनी है, वो मेरी बीवी बनेगी। मैं अपनी माँ और अपनी होने वाली बीवी से झूठ नहीं बोल सकता, मुझे उनको बताना है। वो उठा और चलता हुआ उस कमरे में पहुंच गया जो रोजीना का कमरा था, जहां वो अक्सर उसी कमरे में रहती थी। खाने के टाइम पे सिर्फ वो बाहर आती थी। उसने दरवाजे को नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। उसने आराम से दरवाजा खोला तो सामने रोजीना एक कुर्सी पे बैठी हुई थी, महापारा उसके पीछे खड़ी उसके बालों में तेल डाल रही थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो रोजीना बोली, आओ बेटा आ जाओ। ये चलता हुआ पास गया, उसने कहा बैठो। वो सामने पड़ी हुई कुर्सी पे बैठ गया और महापारा उसको देख के मुस्कुराई, जैसे अपने महबूब को देख के वो मुस्कुराती थी। उसने कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। रोजीना बोली, क्या बात करनी है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मैंने आपसे झूठ बोला। एकदम से पीछे खड़ी महापारा का हाथ जो बालों में मुसलसल चल रहा था, मां के सर में तेल लगा रही थी, एकदम से बोली, प्लीज प्लीज कुछ ऐसा मत कह देना कि जिससे मेरा दिल टूट जाए, या ऐसा मत कह देना कि तुम छोड़ के जाने लगे हो, ऐसा कुछ भी मत कह देना कि तुम अब यहां नहीं रहोगे। प्लीज, मेरे सारे ख्वाब बिखर जाएंगे। कोई भी ऐसे मत करना। जो भी तुम सच बताने जा रहे हो, जो भी तुम्हारी आप बीती है, मुझे सब मंजूर है। मैं तुम्हारा माजी में झांकना भी नहीं चाहती। शायद वो अपनी माँ से बात कर चुकी थी या करना चाहती थी, क्योंकि माँ ने भी इजाज़त दी हुई थी। वो और रोजीना जिस तरह फिरते थे, महापारा और वो जिस तरह घूमते फिरते थे, वो सब माँ को पता था और माँ ने इजाज़त दे रखी थी। और माँ शायद यही चाहती थी, बेटा बनाया भी इसलिए था कि वो अपनी बेटी से शादी करना चाहती थी। इसलिए महापारा पीछे उसके बोलने से पहले ही बोल पड़ी कि आज जिस अंदाज में वो इस वक्त रात को चल के आया है, यकीनन उसके दिल में कोई बेचैनी है, कोई बात है जो बताना चाहता है। और उसको रोक रही थी, ऐसा कुछ मत कहना जिससे मेरा दिल टूट जाए, खुदा का वास्ता है, ऐसी कोई बात ना करना। तभी वो बोला, मेरे दिल पे एक बोझ है, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, ये मेरी माँ है और मैं महापारा से मोहब्बत करने लगा हूँ। हाँ महापारा, मुझे भी तुमसे प्यार है और मैं तुमसे ही शादी का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो बोझ है, मेरे दिल में जो एक खौफ है, मैं उसके साथ मजीद जी नहीं सकता। एक मैं बोझ लेके फिर रहा हूँ। तो आज मैंने उस बोझ को उतारने का फैसला किया कि कम से कम मैं आपको वो सच बता दूँ, वो एक हकीकत बता दूँ। रोजीना बोली, क्या बताना चाहते हो, क्या बात है, बोलो। महापारा बोली, माँ मैं नहीं सुनना चाहती। महापारा सुनो तो सही, वो क्या कहता है, बोलो बेटा क्या कहना है। तभी उसने बोलना शुरू किया कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा कोई गांव नहीं है, मेरा गांव है, मैं फलां गांव का रहने वाला हूं। जिस रात आपने मुझे वहां से बेहोशी की हालत में उठाया था, उससे पहले मैं और मेरा एक दोस्त जिसका नाम मुख्तियार था, हम सिनेमा देखने के लिए गए थे।
सिनेमा से वापसी पे हम जंगल में ही थे कि वहां पे एक अजीबो गरीब बला से हमारा सामना हो गया था। वह बहुत भयानक बला थी। उसने मुझसे वादा लिया था कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हें मैं मार दूंगी। मैंने कभी भी उसके बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों के ही साथ हूं, लेकिन मेरे दिल पे बोझ है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा दोस्त मुख्तियार मारा गया था और उस बला ने मुझे इस वादे पे छोड़ा था कि किसी को मत बताना, और मेरे दिल पे बोझ है। कैसी बला? रोजीना बोली, कैसी बला? कहना क्या चाह रहे हो? तो उसने कहा, फिर से एक दफा सोचा उस बला के बारे में और पूरा नक्शा उसके दिमाग में आ गया। उसने कहा, वो एक बला थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, उसके पाँव बहुत बड़े बड़े इंसान की तरह पाँव थे, उसके हाथ बहुत चौड़े थे। जब वो हाथ खोलती थी तो जिस तरह चमगादड़ के पर होते हैं, जो चमगादड़ के जो पर होते हैं उनके बीच में, उंगलियों के बीच में भी स्किन लगी होती है, ऐसे बड़े बड़े उसके पर थे। उसकी थोड़ी आगे की तरफ निकली हुई थी। उसके जिस्म से ऐसी बदबू आती थी जैसे गले सड़े कच्चे गोश्त की बदबू। उसके पीछे ऐसे बड़े बड़े पर थे, और उस बला ने जब पर खोले थे तो एक दफ़ा पर हिलाया था और ऊपर पहुंच गई थी, और ऐसे बड़े बड़े उसके नाखून थे, और वो बहुत खौफनाक और भयानक बला थी। मैं आज भी आंखें बंद करता हूं तो उसका चेहरा मेरी आंखों में सामने आ जाता है। उसी ने ही मुझसे वादा लिया था कि किसी को बताना मत, और उसी वादे की बेस पे ही मेरी जिंदगी बख्शी गई थी, वरना वो मुझे मार डालती। उसी वक्त उसके कानों में आवाज आई, और तुमने वो वादा आज तोड़ दिया है ना? वो एकदम से चौंक पड़ा। ये आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी आवाज उसने उस बला की सुनी थी। वो एकदम, उसने गर्दन मोड़ के देखा, उसके पीछे खड़ी हुई रोजीना वही पर लगा के वही बला बन चुकी थी, और रोजीना के साथ वहीं कुर्सी के पीछे जो अभी तक खड़ी हुई थी उसकी बेटी महापारा, क्योंकि रोजीना उसकी बात सुनते हुए टहलना शुरू हो गई थी, और अब वो टहलते टहलते उसके पीछे वही बला बन चुकी थी। और कुर्सी के पीछे खड़ी हुई महापारा, जिसने अपने हाथ कुर्सी पे रखे हुए थे, वो भी वही हुलिया इख्तियार कर चुकी थी। ना सिर्फ उसका भी वही हुलिया इख्तियार कर चुकी थी, उसने अपने हाथ जिस कुर्सी पे रखे हुए थे उसके बड़े बड़े नाखून हो गए थे, उसके भी उसी तरह पर हो गए थे। वो दोनों माँ बेटी वही बला बन चुके थे। तभी रोजीना की आवाज आई, तुझे कहा था ना इंसान से प्यार मत कर, ये बेवफा होते हैं। तूने इससे प्यार किया ना, देख उसने वादा तोड़ दिया। और ये कहानी यहीं पे अभी ख़त्म नहीं हुई। इसका अगला पार्ट मैं आपको कल, नेक्स्ट जो पार्ट होगा, यानी एपिसोड नंबर सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी इसी तरह पार्ट वाइज आपको बड़ी खौफनाक कहानी आगे, और कल आपको मैं इंशाल्लाह इसी का ज़िंदगी बखैर तो इंशाल्लाह पार्ट सुनाऊंगा।